हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। 9 जून 2021 के करंट अफेयर्स करेंगे। यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए प्रीलिम्स एंड मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये करंट अफेयर्स जो है वो बना रहे हैं। एंड अगर आप देखिए इसके बाद क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट पर जाकर इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हैं एंड आप मेंस के आंसर्स भी लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, चलिए तो आज के जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, जीएस पेपर 2 के ये 4 टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलीगल अडॉप्शन ना हो, क्योंकि कोरोना के टाइम पे काफ़ी बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए एंड काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उनको अडॉप्ट करेंगे एंड फिर इस तरीके से मीन्स घर पे जो है वो सिर्फ काम करने के लिए अडॉप्ट करते हैं कई लोग। तो इलीगल अडॉप्शन नहीं होना चाहिए। G7 कॉरपोरेट टैक्स डील के बारे में पढ़ेंगे। चाइना ने आसियान फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो होस्ट की, तो वो देखेंगे एंड करेगा एक्चुअली में, तो वो देखेंगे हम। मालदीव्स जो है वो यूएन जनरल असेंबली के इलेक्शन जीत गए हैं एंड इंडिया ने उनको सपोर्ट किया था, तो वो भी देखेंगे। जीएस पेपर 3 में हम देखेंगे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। सीस नॉट देखेंगे, टर्की में ये क्या है। हरियाणा का प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम देखेंगे। ऑक्सीवैन के बारे में भी देखेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आप क्विज एंड जो मेंस के क्वेश्चंस है वो इनसाइट्स की वेबसाइट पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं सभी टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर रही हूँ एंड अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछती हूँ तो वो भी आप लिखा कीजिए। नहीं आते हैं या फिर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते हैं तो आप नोटबुक में लिख सकते हैं, साथ साथ शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो मालदीव्स जो है वो यूएन जनरल असेंबली इलेक्शन जीत चुके हैं एंड इसके अंदर आपको यही ध्यान रखना है कि फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला शाहिद जो है वो अब प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएन जनरल असेंबली के 2021-2022 के लिए। देन देखिए, चाइना जो है वो आसियान फॉरेन मिनिस्ट्री को होस्ट करेगा। आसियान के अंदर 10 कंट्रीज़ हैं, 30 ईयर कंप्लीट होने वाले हैं। आसियान देखिए एक तरीके से इतना इम्पॉर्टेंट रखता है चाइना के लिए, जहाँ पे चाइनीज़ एंड जो क्वाड जो इनिशिएटिव है, क्वाड का क्वेश्चन देखिए इस बार मेंस में पूछा भी गया था। इसके अंदर 4 कंट्रीज़ हैं, उनके नाम आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। 3 के नाम मैं आपको बता देती हूँ। एक है जापान, दूसरा है आपका यूएस एंड तीसरा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फोर्थ का नेम आप मुझे बताइएगा कि क्वाड के अंदर कौन कौन है। नाउ चाइना देखिए क्वाड से काफ़ी ज़्यादा बोलता है कि ये आसियान नाटो है, मतलब मुझे टैकल करने की कोशिश की जा रही है। यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, तभी ये साउथ ईस्ट एशिया में बनाया गया है। तो चाइना जो है वो क्वाड से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो चाइना जो है वो क्वाड को क्या कहता है कि ये आसियान का नाटो है। नाउ आसियान क्या है? आसियान है देखिए एशिया का जो साउथ ईस्ट कंट्रीज है उसका एसोसिएशन, जो इसीलिए बनाया गया ताकि एशिया पैसिफिक एरिया के अंदर जो टेंशन्स हैं उनको हटाया जा सके, वहाँ पे स्टेबिलिटी आए, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो या सोशल स्टेबिलिटी हो। एम ध्यान रखिएगा, मोटो ध्यान रखिएगा, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। ठीक है, इस बार का ये मोटो है। एंड इस बार देखिए म्यांमार के अंदर कूप देखने को मिला था, तो हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसलिए मोटो ध्यान में रखिएगा। एंड अगर मेंस में आप ये लिखते भी हैं तो भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने के चांस हो जाएंगे। तो VIC से आप ध्यान रख सकते हैं, विजन, आइडेंटिटी, कम्युनिटी। इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ है? इंडोनेशिया, जकार्ता के अंदर है। एंड 1967 में बना था जो आसियान है, इसलिए इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए कि बैंकॉक डिक्लेरेशन के बारे में लिखिए तो वो आसियान ही है। नाउ देखिए, जब जिस टाइम पे ये बना था तो उस टाइम पे कौन कौन सी कंट्रीज थी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। ठीक है, ये नेम आपको ध्यान रखने हैं। 10 मेंबर्स ये हैं। इसकी कोई ट्रिक हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, अदरवाइज आप मैप में देखेंगे तो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। अपने जो इंडिया के म्यांमार से शुरू करना है एंड म्यांमार से लेके जो भी आपके नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया, वहां तक की सभी कंट्रीज आपको लेनी है, जैसे ब्रूने हो गया, कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, देन आपका वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सभी कंट्रीज आपको देख लेनी है। इसकी कोई ट्रिक होगी तो मैं भी आपके साथ कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर या फिर कल शेयर करूंगी, क्योंकि इसकी काफ़ी ट्रिक्स मिल जाती हैं। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई ट्रिक हो तो वो आप भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। तो आप सभी को पता होगा लद्दाख में स्टैंड ऑफ हुआ, तो इंडिया जो है, ये भी ध्यान रखिएगा आसियान का पार्ट इंडिया नहीं है।
ठीक है, क्वाड का पार्ट है या नहीं है, जो 3 कंट्रीज मैंने आपको बताई, चौथी कंट्री कौन सी है, सोचिएगा, आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, एंड आई नो कि आप में से काफ़ियों को पता होगा। तो आसियान देखिए सागर विजन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये अपने जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका विजन है कि सिक्योरिटी और ग्रोथ हो सभी के लिए रीजन के अंदर, एंड ये जो इंडो पैसिफिक जो रीजन है ये डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरे वर्ल्ड की खस्ता हालत है एंड इकोनॉमिकली सभी बहुत डाउन हो चुके हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए ज़रूरी है। आसियान इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि आसियान कंट्रीज़ के साथ हमारा जो 4th नंबर का ट्रेडिंग पार्टनर है हम उनके साथ, एंड यूएसडी 86.9 बिलियन का हमारे उनके साथ क्या होता है, ट्रेड होता है। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो वहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसीलिए मेन पॉइंट्स को लिखा कीजिए। एंड ये जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करती हूँ, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम फ्री स्टडी बाय अनुराधा त्यागी ही है। ओके, तो इसके अंदर एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे HU लिख गया, यहाँ पे G7 आएगा। तो G7 ने एक कॉर्पोरेट टैक्स डील की है। G7 कंट्रीज़ के अंदर देखिए क्या क्या आता है, UK आता है, US आता है, जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, कनाडा आता है, जापान आता है, इटली आता है। ठीक है, ये 7 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर। अब न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये है कि इन G7 कंट्रीज़ ने एक कॉर्पोरेट टैक्स डील साइन की है, एंड ये जो एग्रीमेंट है ये डिटेल में डिस्कस किया जाएगा जब G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। G20 का क्वेश्चन इस बार प्रीलिम्स में पूछा गया था, तो उसके भी आपको कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखने हैं। अब ये जो नई डील है ये G7 की वो इसीलिए है ताकि जो कंपनी है, देखिए डिजिटल टैक्स एक था, हमने कल टॉपिक पढ़ा था कि हमारी कंट्री इंडिया जो है वो कंपनीज पर, जो डिजिटल कंपनीज है उस पर टैक्स लगा रही है। तो यूएस ने सेक्शन 301 के थ्रू हमारे ऊपर इंपोर्ट्स के गुड्स पर क्या लगाने की बात कही, टैक्स लगाने की बात कही। तो यहाँ पर क्या करती हैं कुछ कंट्रीज, टैक्स अवॉइडेंस बेस इरोजन वाला पॉइंट है, कंपनी क्या करती है उन अपने जो बिजनेस है वहाँ उस कंट्री में शो करने की कोशिश करती हैं जहाँ पे टैक्स कम हो, ताकि वो टैक्स अवॉइड कर सके। तो यहाँ पर ये जो G7 कंट्रीज़ है इन्होंने ये कहा है कि कम से कम हर कंट्री 15% तो रेट चार्ज करे ही करे, वरना क्या होता है इन कंट्रीज़ को क्या होता है, नुकसान होता है। तो 15% एक फ्लोर रेट डिसाइड करने की बात कही गई है कि कम से कम सभी कंट्री 15% इन कंपनीज पर चार्ज करें, ताकि ये अपना जो शिफ्टिंग ना करें, ये जो MNC कंपनीज होती हैं, एंड अपने टैक्स से बचने के लिए जहाँ पर टैक्स कम लगता है वहाँ पे अपना मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ना शो करें। तो मिनिमम रेट होगा तो कम से कम इनको इफेक्टिव टैक्स देना ही देना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े डिजिटल जायंट्स हो गए, एप्पल हो गया, अल्फाबेट हो गया, फेसबुक हो गया, क्योंकि अपने प्रॉफिट्स को उन कंट्रीज़ में शो करने की कोशिश करती हैं जहाँ पे टैक्स रेट कम हो। तो यहाँ पे देखिए अब प्रॉब्लम क्या है इस प्लान से, देखिए हर कंट्री सॉवरन है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये कंट्रीज जो डिसाइड करके बता दे वही सब फॉलो करें। ठीक है, तो आप ऐसे किस तरीके से पॉलिसीज़ जो हैं वो बना सकते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो पॉलिसी बनाए तो वो सभी को सूट करें। तो ये पॉलिसी तो बनाई गई है इसीलिए ताकि टैक्स इवेजन ना हो। तो क्या इससे हर प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा? तो ये अगेन देखिए किसी की सॉवरेनिटी पर बात उठती है कि ज़रूरी नहीं है आपने कह दिया तो सभी इसको फॉलो करें। देन देखिए इज दिस एंड ऑफ टैक्स हेवंस, क्या इससे बिल्कुल ही मतलब टैक्स चोरी बच जाएगी? तो देखो टैक्स चोरी पूरी तो बचने से रही, पर हाँ ये है कि कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होंगे वो फिर क्या कोशिश करेंगे कि हम जो कुछ पैसा है जैसे कमाया तो हम एनवायरनमेंट पे खर्च कर देते हैं, सोशल कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे खर्च कर देते हैं, तो हो सकता है उससे क्लाइमेट चेंज पे कोई बेनिफिट मिले। तो ये इस तरीके से भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी एंड लिखिएगा कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, एंड अगर मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे भी आप क्लाइमेट चेंज पे भी ये पॉइंट लिख सकते हैं। नाउ इंडिया का जो देखिए इफेक्टिव टैक्स रेट है अपने यहाँ पे 22% लगता है, एंड इन्होंने कहा है 15%। तो अगर हमारा इंडिया का इफेक्टिव टैक्स रेट ऊपर है तो इससे देखिए कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो हमारा ग्लोबल मिनिमम रेट है इससे उन्हीं कंपनीज को फर्क पड़ेगा जो लो टैक्स जुरिस्डिक्शन यूज करती है। एंड इंडिया तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हम अट्रैक्ट करते ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है, क्वालिटी लेबर भी मिल जाती है अच्छे रेट्स पे, ज़्यादा महंगी लेबर भी नहीं मिलती, लोकेशन भी अच्छी है इंडिया की, काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो सी से भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा है। तो इससे हो सकता है कि ज़्यादा जो इंडिया के अंदर ही काम कर रही है उन पर फ़र्क ना पड़े, बट हो सकता है थोड़ी बहुत जो कंट्रीज़ दूसरे जगह से हैं तो वो अगेन देखिए अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि कितना फ़र्क पड़ेगा या नहीं फ़र्क पड़ेगा, पर वही है कि अभी जब एक्चुअली में होगा तब पता
चलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट अर्ज टू स्टॉप इलीगल अडॉप्शन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने कहा कि इलीगल अडॉप्शन हो रहा है बच्चों का प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, तो इसे रोकिए। तो एनसीपीसीआर ने कहा कि 3621 जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए हैं, 26,176 ने अपने कोई एक मम्मी या जो पापा है वो खो दिए हैं, 274 चिल्ड्रन अबंडन्ड हो गए हैं सिर्फ अप्रैल में और जून के महीने में, 5 जून तक। एंड ये जो सेकेंड वेव है ये बहुत वर्स्ट रही। अब देखिए, मान लीजिए कोविड से रिलेटेड अफेक्ट्स पूछे जाते हैं तो आप उसके अंदर ये पॉइंट भी लिखिएगा, इससे काफ़ी अच्छा आंसर लगेगा। तो एनसीपीसीआर में काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस डाटा कलेक्ट कर रहे हैं एंड अडॉप्शन हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट भी सर्कुलेट हो रही है कि बच्चों को अडॉप्ट कीजिए, तो ये काफ़ी इलीगल है एंड इससे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो भी क्या होता है, वॉयलेट होता है। ये एक्ट ये भी कहता है कि आप किसी भी बच्चे की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जैसे उस बच्चे का नाम, स्कूल एज, एड्रेस, ये सब आप जैसे फेसबुक पे ये सब क्यों शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सब शेयर नहीं करना। तो अब देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी को कोई बच्चा अडॉप्ट भी करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो देखिए, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बच्चे को केयर की ज़रूरत है तो वो इन 4 एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक तो चाइल्ड लाइन 1098, एक है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, एक है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। यहाँ पर आप फोन करके पता कर सकते हैं कि हम बच्चे की हेल्प करना चाहते हैं, अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं। फिर एक स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी के थ्रू आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर कोई चाइल्ड फैमिली के बिना है तो स्टेट ही उसका क्या बनेगा, गार्जियन बनेगा। अगर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की बात करें तो ये उन्हीं बच्चों को देखता है जिन बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इसके थ्रू जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स बनाए जाते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाती है हर डिस्ट्रिक्ट में, एंड कम से कम एक वुमेन मेंबर होनी चाहिए, ठीक है, एक होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, एक होनी चाहिए। एंड हर डिस्ट्रिक्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनती है। कारा, दैट इज सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, को स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस मिला हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग ये काम करती है। जितनी भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, चाहे उसे कोई स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही हो या कोई एनजीओ रन कर रही हो, उन्हें मैंडेटरली अपने आप को 6 महीने के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है। चलिए, अब हम जीएस पेपर 3 के कुछ टॉपिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक करेंगे दैट इज़ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोन ले लेते हैं एंड फिर उसके बाद लोन पे करने की उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो यहाँ पर ये कंपनीज होती हैं नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये क्या करती हैं, मान लीजिए किसी ने लोन नहीं पे करा तो उनकी सारी ज़मीन वगैरह सब बेच के जितना भी पैसा होगा वो रिकवर करने का काम ये करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लैंडर्स ने डिसाइड किया है वो 22 बैड लोन अकाउंट्स 89,000 करोड़ के इनके पास लेके जाएंगे एंड इससे करीब करीब जो एग्रीगेट अमाउंट है बैड लोन्स की, वो ये उम्मीद की जा रही है कि 2 ट्रिलियन रुपीस के जो बैड लोन्स हैं वो ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस्ड एसेट्स जो होते हैं, मीन्स वो आपने किसी को लोन दे दिया है एंड अब आप उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सेटअप किए जाएंगे एंड इसका प्लान यही है कि जो बैड बैंक है वो क्रिएट किया जाए एंड बैड लोन्स जो 500 करोड़ या उससे ज़्यादा के हैं तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो इन एसेट्स को मैनेज करे एंड रिकवर करे। इनके साथ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दोनों कोलैबोरेट कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है ये उनसे कैसे डिफरेंट है, किस तरीके से ये अलग तरीके से काम करेंगे। तो देखिए, जो प्रोपोज्ड बैड बैंक होगा इसके अंदर सिर्फ पब्लिक सेक्टर करेक्टर होगा क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। दूसरी बात, अभी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मींस स्टीप डिस्काउंट है उनके लोन्स पे, तो अगर बैड बैंक सेटअप कर दिए जाएंगे तो हो सकता है कि ये जो इशू हैं ये आगे ना आए। अगर गवर्नमेंट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का साथ देगी तो उससे बड़े बड़े अकाउंट्स भी जो हैं या जो बड़े बड़े बैंक हैं तो वो इस तरीके के अकाउंट्स को कैरी नहीं कर पाएंगे एंड उन्हें जो अपने ये बैड लोन्स हैं ये जल्दी से क्लियर करने होंगे। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं। मींस अगर मान लीजिए कोई बैंक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, मींस पैसे लेके भाग गए हैं लोग,
तो अब उनकी बैलेंस शीट को क्लियर किया जाएगा। एंड ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ये आरबीआई में रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। इनको लीगल बेसिस ये जो सरफेसी एक्ट 2002 है इसके थ्रू मिला हुआ है, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये 2016 में लाया गया था, अमेंडमेंट की गई थी और कहा गया था कि कम से कम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास खुद के 2 करोड़ के फंड होने चाहिए एंड 100 करोड़ तक ये रेज कर सकते हैं, ठीक है। आरबीआई ने इसको 2 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया, कब? 2017 में। इनको भी कैपिटल एडिक्वेसी रेशो मेंटेन करके रखनी पड़ती है 15% टू इट्स रिस्क वेटेड एसेट्स। ये आपके जो नॉर्म्स है उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अभी जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर देखिए 15 लाख करोड़ का घपला है, स्ट्रेस्ड एसेट्स है, तो इनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस शीट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो बैड बैंक मॉडल होगा तो उससे सरकार को भी एंड बैंक्स को दोनों को मदद मिलेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये आप टर्की का सी ऑफ मरमरा देख रहे होंगे। सी ऑफ मरमरा जो है वो ब्लैक सी को कनेक्ट करती है एगियन सी से एंड यहाँ पे सी स्नॉट देखा गया ब्लैक एंड एगन सी के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर ही। तो ये आप मैं एक बार दोबारा से आपको दिखा देती हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सो ये काफ़ी ज़्यादा स्लिमी लेयर है ग्रे एंड ग्रीन स्लज की, जिससे मैराइन इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा क्योंकि पानी के अंदर काफ़ी जीव जंतु रहते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे तो बहुत सारे एल्गी बन जाएंगे तो ऑक्सीजन कम होने लगेगा बहुत सारा, एंड ऑक्सीजन कम होने लगेगा तो वो मरने लगेंगे। तो सी स्नॉट पहले 2007 में भी देखा गया था। तो न्यूट्रिएंट्स के ओवरलोडेड होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, वाटर पॉल्यूशन होता है, लोग अपना हाउस होल्ड का, इंडस्ट्रियल का, सबका वेस्ट जो होता है वो सी के अंदर डाल देते हैं। तो इससे देखिए यहाँ पे जो हार्बर्स हैं, जो शोर लाइन्स हैं, उस पर बहुत फर्क पड़ेगा एंड मैराइन इकोसिस्टम बहुत बुरे तरीके से तबाह हो जाएगी। फिश पॉपुलेशन, फिश मर जाएंगी, जो वहाँ पे कोरल्स हैं, स्पॉन्जेस हैं, वो सभी उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। चेक नहीं किया गया तो ये बॉटम तक जा सकता है, सी फ्लोर पे फैल जाएगा एंड सी फ्लोर पे भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे। देखिए ओशियन के अंदर भी पूरा एक तरीके से ऐसे ही वातावरण होता है जैसा कि लैंड पे होता है, तो वो सब खराब हो जाएगा। सभी एक्वेटिक लाइफ के लिए, फिश, क्रैब, ऑयस्टर्स, मसल, सी स्टार्स, सबके लिए खराब है। फिशरमैन, अब जब वहाँ पे फिश वगैरह नहीं होंगी तो फिर फिशरमैन का काम भी नहीं चलेगा। पानी वाली डिसीजेज हो सकती है जैसे कॉलेरा वगैरह, ठीक है। आप देख सकते हैं कोरोना ने किस तरीके से सभी लोगों को अफेक्ट किया है। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना वो बहुत बड़ी बड़ी बन जाती हैं। तो अब टर्की ने क्या स्टेप लिया है, टर्की ने पूरी जो सी ऑफ मरमरा है उसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर दिया है। ध्यान रखिएगा ये ब्लैक सी को एगन सी के साथ कनेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन को ये कंट्रोल कर रहे हैं, वेस्ट वाटर को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी प्रिपेयर किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आता है तो आप इस तरीके से इनसे पॉइंट्स निकालना सीखिए कि मेंस में हम ये आंसर लिख सकते हैं। ओके, देन देखिए लास्ट टॉपिक करेंगे हरियाणा का PVDPS। तो ये क्या है, हरियाणा गवर्नमेंट ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून के दिन प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम लॉन्च की गई। एंड यहाँ पर देखिए जो भी ट्री 75 साल से ऊपर के हो चुके हैं एंड उन्होंने काफ़ी योगदान दिया, क्योंकि जो जहाँ पे पेड़ होता है तो वहाँ पे पॉल्यूशन कम मिलेगा, छाया मिलेगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा। तो इनको लोकल पीपल ने, वहाँ के लोगों ने देखभाल की, तो इसीलिए ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। तो यहाँ पे जो भी ट्रीज 75 साल से ऊपर है तो वहाँ पे पेंशन अमाउंट दी जाएगी 2500 रुपये की हर साल, ठीक है, ताकि इन पेड़ को सुरक्षित रखा जा सके। ओल्ड एज सम्मान पेंशन स्कीम, तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है एंड ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के थ्रू ये पेंशन दी जाएगी ताकि ट्रीज़ को रखा जा सके, वहाँ पे प्लेट्स लगाई जा सके एंड उनका और भी ज़्यादा ध्यान रखा जा सके। एक यहीं पे ऑक्सीवैन ऑक्सीजन फॉरेस्ट भी इंट्रोड्यूस किया गया है। ऑक्सीवैन क्या है, एक लैंड होगा जहाँ पे 3 करोड़ से ज़्यादा ट्रीज जो है वो प्लांट हो सके। तो यहाँ पे 8 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड यूज़ किया जाएगा एंड अलग अलग तरीके के प्लांट्स एंड ट्रीज लगाए जाएंगे। सो आज का वीडियो कंप्लीट है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम फॉलोइंग द इनसाइट्स IAS, आप भी वो फॉलो कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाके आप क्विज प्रैक्टिस कीजिए, मेंस के क्वेश्चंस कीजिए, आपका सभी करंट अफेयर कवर हो जाएगा। एंड प्लीज़ वीडियोस को भी शेयर कीजिए। आप इस चैनल का पार्ट है तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस चैनल को अपना समझें एंड थोड़ा सा शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन मिल सकता है। देखिए थोड़ा थोड़ा सब शेयर करेंगे ना तो हमारा चैनल ग्रो होगा, ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुँचेंगे। ये सिर्फ मेरी उपलब्धि नहीं होगी, आप सबकी भी होगी। तो आप प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर शेयर करें, शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएं, रिवीजन करते रहें। सो थैंक यू सो मच।